हेलो चिल्ड्रन, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि क्लास 12th क्लास 11th के जो इकोनॉमिक्स के वीडियोस हैं मैं आपको हर बार पोस्ट करता रहता हूँ। मुझे कुछ बच्चों से कुछ ऐसे मैसेजेस मिले हैं कि वो लोग इंग्लिश मीडियम ना हो के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों को इंग्लिश में ये वीडियोस, ये मैसेजेस, ये लेसन समझ में नहीं आ रहे हैं। तो अब मैं तुम लोगों को कुछ चैप्टर्स जो सेकंड टर्म के हैं 12th क्लास के, वो सब चैप्टर्स मैं तुम्हें अब हिंदी में भी समझाऊंगा। तो इन वीडियोस में आप लोग जो सेकंड टर्म के 12th क्लास के चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर एम्प्लॉयमेंट से। एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले लिया जाता है कि वर्कर कौन है। कोई भी वर्कर, किसे हम वर्कर कहते हैं? तो वर्कर का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंगेज्ड हो। कोई भी वर्कर जो किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंगेज्ड है या और वो जो काम कर रहा है वो देश के वैल्यू एडिशन में यूज़ किया जा रहा हो, यानी कि उसके कार्य से, उसके काम से वैल्यू एडिशन भी हो रहा हो, नेशनल इनकम बढ़ रही हो, जीडीपी बढ़ रही हो। जैसे कि मैंने तुम लोगों को पहले भी समझाया हुआ है कि जैसे कोई अगर ब्रेड फार्मर, कोई किसान है, उसने अगर वीट प्रोड्यूस किया है, वीट प्रोड्यूस करने के बाद में उसको एक आटा चक्की वाला खरीद लेता है वीट को। अगर 1,000 रुपये के वीट फार्मर ने बेचे हैं किसी आटा चक्की वाले को, आटा चक्की वाला उन गेहूं को पीस कर आटा बनाता है, फिर उसे सेल करता है, तो वो 1,000 के बजाय 1,200 रुपये का सेल कर रहा है, तो 200 रुपये की वैल्यू एडिशन हुई। इसके बाद फिर वो आटा ब्रेड बनाने वाला एक बेकर खरीद लेता है और उससे ब्रेड बनाता है। जब उससे वो ब्रेड बनाएगा तो ब्रेड बनाकर वो उसे अगर सेल कर रहा है तो 1,400 रुपये का सेल कर रहा है। तो इस तरीके से 200 रुपये का फिर से वैल्यू एडिशन हुआ। तो अगर कोई पर्सन इस तरीके के काम में, प्रोडक्शन के काम में, वैल्यू एडिशन के काम में इंगेज्ड है तो उसे हम वर्कर कहते हैं। अब बात आती है कि वर्कर कितने तरीके के होते हैं। वर्कर को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला एक वर्कर्स होते हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं, जो लोग कुछ अपना काम करते हैं। तो और दूसरे वर्कर्स होते हैं जो दूसरे लोगों के यहाँ काम करते हैं। तो पहला वर्कर सेल्फ एम्प्लॉयड, ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं ये अपने ही किसी एंटरप्राइज में, अपने ही दुकान पर, अपने ही खेतों में काम करने वाले लोग होते हैं। और जो दूसरे वर्कर्स होते हैं जिन्हें हम हायर्ड वर्कर्स कहते हैं। हायर्ड वर्कर्स वो होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं। ये वर्कर्स जो हायर्ड वर्कर्स होते हैं, इन वर्कर्स ये हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं और इन लोगों को दूसरों के लिए काम करने के बदले में कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन, कुछ रिवार्ड, कुछ वेजेस, कुछ सैलरीज मिलती हैं। अब हायर्ड वर्कर्स को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं कैजुअल वेज अर्नर्स और एक होते हैं रेगुलर वेज अर्नर्स, रेगुलर वर्कर्स। कैजुअल वेज अर्नर्स वो लोग होते हैं जो कि जिन लोगों को परमानेंट जॉब नहीं मिलता है, जिन लोगों को एम्प्लॉयर्स परमानेंटली हायर नहीं करते हैं, जिन लोगों को एम्प्लॉयर्स परमानेंटली एनरोल्ड नहीं करते हैं, और जब भी इन्हें काम की ज़रूरत होती है, जब इन्हें बुला लिया जाता है काम पर, और जब काम की ज़रूरत नहीं होती है तब इन लोगों को काम से हटा दिया जाता है। और इस तरीके के जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, इन वर्कर्स को कोई भी सोशल सिक्योरिटीज़ भी गवर्नमेंट की तरफ से या एम्प्लॉयर की तरफ से प्रोवाइड नहीं की जा सकती है, जाती हैं। ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स क्या हैं? सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं जैसे कि जो
रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिलना या ग्रेचुटी मिलना, या रिटायरमेंट से पहले ही जिस समय वो लोग काम कर रहे हैं उस समय उन लोगों को प्रॉपरली वर्किंग आवर्स होना, या फिर उन लोगों को कैजुअल लीव्स मिलना, मेडिकल लीव्स मिलना, एक्सेट्रा। तो ये जो कैजुअल वेज अर्नर्स होते हैं, इन कैजुअल वेज अर्नर्स को कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। दूसरी तरह के जो हायर्ड वर्कर्स होते हैं वो होते हैं रेगुलरली एम्प्लॉयड वर्कर्स, रेगुलर वर्कर्स। ये जो रेगुलर वर्कर्स हैं, इन रेगुलर वर्कर्स को एम्प्लॉयर परमानेंटली एनरोल करते हैं और इन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद में इन्हें पेंशन मिलेगी, रिटायरमेंट के बाद इन्हें प्रोविडेंट फंड मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद में इन्हें ग्रेचुटी मिलेगी, रिटायरमेंट से पहले इन्हें प्रॉपरली इनके वर्किंग आवर्स होते हैं, इनको कैजुअल लीव्स दी जाती हैं, इनको मेडिकल लीव्स दी जाती हैं, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से नंबर 1 वर्कर कौन है? वर्कर कोई भी वो पर्सन है जो कि प्रोडक्शन के काम में इंगेज्ड है और उसका काम वैल्यू एडिशन करता है, जीडीपी में इंक्रीज करता है, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन करता है। इसके बाद वर्कर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, एक होते हैं हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड वर्कर्स को फिर से हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक हो गए कैजुअल वेज अर्नर्स और एक हो गए रेगुलर एम्प्लॉयर्स, रेगुलर एम्प्लॉयड वर्कर्स। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर में है लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्कफोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट और पार्टिसिपेशन रेट। सबसे पहले हम देखते हैं लेबर सप्लाई क्या चीज़ है। लेबर सप्लाई का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर वेज रेट पर कोई पर्सन अपना कितना लेबर सप्लाई करने के लिए तैयार है। ध्यान रखो बच्चों, लेबर और लेबरर में डिफरेंस है। लेबर का मतलब काम करने वाला नहीं होता, लेबर का मतलब होता है मेहनत, और लेबरर का मतलब होता है काम करने वाला, मेहनत करने वाला। तो जब हम वेज रेट से को कंसीडर करते हुए अपनी लेबर सप्लाई करने के लिए तैयार हैं, कितनी देर हम काम करेंगे, उसे हम लेबर सप्लाई कहते हैं। जैसे कि अगर 1 घंटे काम कराना है उनसे तो हम 100 रुपये देते हैं, 2 घंटे काम कराना है तो 200 रुपये देंगे, 3 घंटे काम कराना है तो 300 रुपये देंगे, 4 घंटे कराना है तो 400 रुपये देंगे। तो जब हम किसी वर्कर को 400 रुपये के बजाय 300 रुपये देना पसंद कर रहे हैं, तो उस समय वो वर्कर हमें अपने लेबर की सप्लाई सिर्फ 3 घंटे के लिए करने के लिए तैयार है। इसे हम कहते हैं लेबर सप्लाई। तो लेबर सप्लाई जो है ये अमाउंट ऑफ लेबर है, कितना वह लेबर एक आदमी कितनी मेहनत करने के लिए तैयार है एक पर्टिकुलर मजदूरी के दर पर। और इस लेबर सप्लाई को हम बिना वर्कर्स के कम या ज़्यादा करे बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर सिर्फ एक मजदूर है और उसे हम 300 रुपये के बजाय 500 रुपये दे रहे हैं, तो वो 3 घंटे के बजाय 5 घंटे काम करने के लिए अब तैयार है। तो उसने लेबर सप्लाई बढ़ा दी, नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं बढ़ाया, हमने मजदूर नहीं बढ़ाए, लेकिन लेबर सप्लाई बढ़ गई। तो लेबर सप्लाई को हम बिना वर्कर्स के नंबर बढ़ाए हुए, बिना मजदूरों को बढ़ाए हुए कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये होती है लेबर सप्लाई। अब बात आती है लेबर फोर्स की। लेबर फोर्स का मतलब होता है कितने लोग काम करने के लिए तैयार हैं और कितने लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि सपोज एक पर्टिकुलर जगह है, एक गांव है जिसमें कि 1000 लोग रहते हैं, काम करने वाले लोग, और उनमें से हम 500 लोगों को काम दे रहे हैं
और 500 लोगों को काम नहीं दे पा रहे हैं, इतना काम नहीं है, लेकिन वो 500 लोग भी पर्टिकुलर एक वेज रेट जो चल रहा है उस वेज रेट पर काम करने के लिए तैयार हैं। सपोज हम 500 रुपये एक दिन के लिए देते हैं, तो 500 रुपये में हमारे पास 500 आदमी काम कर रहे हैं और 500 लोग और बाकी भी तैयार हैं हमारे साथ काम करने के लिए। तो टोटल जो लेबर फोर्स है वो हो गई 1000। इसमें हम ध्यान रखो, इसमें हम दोनों लोगों को लेते हैं, जो लोग एक्चुअली एम्प्लॉयड हैं, जो लोग वास्तव में काम कर रहे हैं अभी, और जो लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं लेकिन काम करने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोगों को हम दोनों को मिलाकर हम लेबर फोर्स कहते हैं। अभी अगर हम लेबर फोर्स में इन दोनों को भी अलग अलग देखें तो जो लोग वास्तव में काम कर रहे हैं उन्हें हम वर्क फोर्स कहते हैं। अब ये जो 1000 में से 500 लोग हमारे काम कर रहे हैं, ये लोग वर्क फोर्स में आ जाएंगे, और इनमें उन लोगों को हम कंसीडर नहीं करते हैं जो लोग काम नहीं कर रहे हैं और काम करने के लिए तैयार हैं। जो लोग काम कर नहीं रहे हैं और काम करने के लिए तैयार हैं उन लोगों को हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं। तो इस तरीके से लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स और अनएम्प्लॉयड, फिर से एक बार समझ लो। लेबर सप्लाई का मतलब है एक पर्टिकुलर वेज रेट पर कोई वर्कर अपने कितनी लेबर की सप्लाई करने के लिए तैयार है। इस लेबर सप्लाई को हम मैन आवर्स में काउंट करते हैं या वर्क डे में, एक मैन डे में काम करते हैं, काउंट करते हैं। मैन डे, एक मैन डे का मतलब होता है 8 घंटे काम करना, ठीक है। एक दिन में हम एक आदमी से 8 घंटे काम करवाते हैं। तो एक ये होता है लेबर सप्लाई, और लेबर सप्लाई को हम बिना वर्कर्स के, नंबर ऑफ वर्कर्स के कम या ज़्यादा करें, लेबर सप्लाई को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा हो गया लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में हम दोनों तरीके के लोग लेते हैं, जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं और जो एक्चुअली में काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं वो हो गए वर्कफोर्स, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें काम नहीं मिल रहा है लेकिन वो काम करने के लिए तैयार हैं, काम करने लायक हैं, उन्हें हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं। तो इस तरीके से लेबर फोर्स इज इक्वल टू, लेबर फोर्स का मतलब हो गया वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड पर्सन्स, ठीक है। और नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड करें अगर, तो लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स कर देंगे। अब अगर हमें रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पता लगाना है तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड। कितने लोग, कितना नंबर है उन लोगों का जो काम नहीं कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड है, और उसको डिवाइड करते हैं हम टोटल साइज ऑफ लेबर फोर्स से मल्टीप्लाई 100 करके। फिर आता है पार्टिसिपेशन रेट। पार्टिसिपेशन रेट जो है वो फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं टोटल वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पार्टिसिपेशन, टोटल पॉपुलेशन, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो ये सब चीज़ें हो गई लेबर फोर्स, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट, पार्टिसिपेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एटसेट्रा। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे कोर्स में वो है साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया, यानी वर्क फोर्स कितनी है हमारे इंडिया में। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में वर्क फोर्स 400 ये जो है 473 मिलियन, यानी कि 47.3 करोड़ लोग हमारे वर्क फोर्स में हैं। और अगर हम इस वर्क फोर्स को मेल और फीमेल में डिवाइड करके देखें तो
70% वर्कफोर्स जो है वो मेल वर्कर्स की है और बाकी बचे 30%। तो 30% जो है वो वर्कफोर्स का 30% जो है वो फीमेल वर्कर्स है। तो अगर हम इसे मिलियंस में काउंट करें तो टोटल वर्कफोर्स हमारे पास में है 473 मिलियन। तो इसका जो 70% है वो हो जाएगा 331.1 मिलियन, 331.1 मिलियन। ये मेल वर्कर्स का हो गया। और फीमेल वर्कर्स जो हैं वो 30% हैं वर्कफोर्स का। तो इसको अगर हम काउंट करते हैं तो 141.9 मिलियन फीमेल वर्कर्स हैं। अब अगर हम इसको रूरल और अर्बन के हिसाब से देखें तो टोटल जो वर्कफोर्स है हमारी 473 मिलियन, 473 मिलियन का 75% वर्कफोर्स जो है वो रूरल एरिया में और बाकी बचा 25% ऑफ वर्कफोर्स वो अर्बन एरिया में। यानी कि देहात में रूरल एरिया में 100 में से 75 लोग काम कर रहे हैं और 25 लोग सिर्फ अर्बन एरियाज में हैं। अगर इसको भी एक्चुअल नंबर में हम देखें तो ये रूरल वर्कर्स जो हैं हमारे पास 354.75 मिलियन आता है और अर्बन एरिया की जो वर्कफोर्स है जो कि 25% है 473 मिलियन की, वो हो जाती है 118.25 मिलियन। अब अगर हम फीमेल वर्कर्स का देखें तो फीमेल वर्कर्स जो हैं वो 25% रूरल एरिया में है टोटल वर्कफोर्स की और 20% टोटल वर्कफोर्स की जो है वो अर्बन एरिया में है। तो इसे अगर हम मिलियंस में देखें तो 88.68 मिलियन रूरल एरिया में फीमेल वर्कर्स हैं और 70.95 अर्बन फीमेल मिलियन वर्कर्स हैं। तो इस तरीके से अगर हम इस सारे को कंक्लूजन करें, इस सारे को कंक्लूजन देखें तो हम देखते हैं कि 70% वर्कफोर्स जो है वो मेल वो रूरल एरिया में है, जबकि फीमेल जो मेल हैं वो 20% वर्कफोर्स जो है वो रूरल एरिया अर्बन एरिया में है। 70% मेल वर्कर्स हैं और 30% जो है वो फीमेल वर्कर्स हैं। रूरल और अर्बन एरिया की भी बात करें अगर हम तो 75% वर्कफोर्स गांवों में काम कर रही है, सिर्फ 25% जो है वो शहरों में काम कर रहे हैं अर्बन एरियाज में। तो क्या इसका कारण है? इसके कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर है। बहुत सारे रीजन है, इलिटरेसी है, इमूवेबिलिटी है, जो दूसरे जगहों पर नहीं जा पाते हैं। वो सब चीज़ें हम दूसरे वीडियोस में शेयर करेंगे। तो अभी पहली बात समझने की है कि अगर 75% वर्कफोर्स रूरल एरिया में है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्राइम ऑक्यूपेशन है, मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, जिसमें कि ये समझा जाता है कि एक अनपढ़ आदमी भी आराम से काम कर सकता है। हालांकि अगर पढ़ा लिखा कोई आदमी खेती का काम कर रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, ज़्यादा आउटपुट ले सकता है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी आजकल इंटरनेट यूज़ कर सकता है, बैंकिंग सिस्टम यूज़ कर सकता है। उसे मालूम है कि अब किसी भी फसल का हम इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए अच्छा मार्केट ढूंढ सकता है, अच्छे कस्टमर्स ढूंढ सकता है,
अच्छा प्राइसेस ढूंढ सकता है, और गवर्नमेंट की तरफ से चलने वाली अनेकों पॉलिसीज जो किसानों के लिए, जो मजदूरों के लिए, जो खेतिहर मजदूर हैं उनके लिए लगाई गई हैं, उन सब का फायदा उठा सकता है। लेकिन फिर भी आप सोच के देखिए कि अगर एक 10वीं पास कमजोर सा व्यक्ति है और दूसरा अनपढ़ है लेकिन शारीरिक रूप से मजबूत है, तो हम काम किसे देंगे? खेती में हम काम उसी पर्सन को देंगे जो शारीरिक रूप से मजबूत है, क्योंकि वहाँ पर शारीरिक क्षमता की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस वजह से ज़्यादा लोग खेती के ऊपर डिपेंड करते हैं, ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब बात आती है कि अगर 75% लोग गांवों में वर्कफोर्स के हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम के लिए, जीडीपी के लिए भी 75% ही होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्कफोर्स ज़्यादा इंगेज है रूरल एरिया में, लेकिन उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है। प्रोडक्टिविटी कम है शहरों में रहने वाले लोगों के मुकाबले में। इतने 75% काम करने वाले लोग हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, क्योंकि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि जितने लोगों की काम में ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग काम में लगे हुए हैं, और वो दिखाई देते हैं सब लोगों को कि ये लोग एम्प्लॉयड हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के दृष्टि से अगर देखें हम तो ये लोग अनएम्प्लॉयड हैं। इकोनॉमिक्स कहती है कि ये लोग अनएम्प्लॉयड हैं। इन लोगों को अगर हटा भी दिया जाएगा तो भी प्रोडक्शन कम नहीं होगा। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर में, रूरल एरिया में काम करने वालों की प्रोडक्टिविटी कम है। प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से उनका कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में कम है, और जब उनका नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन कम है तो इस वजह से गांवों में, रूरल एरियाज में गरीबी एक भयानक रूप लिए हुए है। शहरों में प्रोडक्टिविटी वर्कर्स की ज़्यादा है। तो इस तरीके से अभी हमने आज इस वीडियो में देखा कि वर्कर कौन है, वर्कर्स के क्लासिफिकेशन देखा कि वर्कर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं, और इसके अलावा हमने लेबर सप्लाई देखा, वर्कफोर्स देखा, अनएम्प्लॉयमेंट देखा, पार्टिसिपेशन रेट देखा, और साइज ऑफ वर्कफोर्स इंडिया में देखा। अगली वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स लेकर आएंगे, जिसमें कि जो वर्कफोर्स है, जो एम्प्लॉयड पर्सन्स हैं, उन लोगों के बारे में, उनका इंडिया में कितना पार्टिसिपेशन है, रूरल एरिया वाइज, मेल फीमेल वाइज, जेंडर वाइज, एट्सेट्रा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।